आज हम पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का थर्ड चैप्टर है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सामाजिक संगठन, जो समाज के अंदर जितनी इकाइयाँ होती हैं वे सब संगठित रूप से कार्य करती हैं। समाज का और समूह का मेन कैरेक्टर ये होता है कि इसको संगठित बनाए रखना, क्योंकि क्या होता है, मनुष्य समाज में निवास करता है और अधिक से अधिक वो समाज के ऊपर निर्भर रहता है। क्योंकि जहाँ पर संगठन होगा वहाँ पर कार्य भी होंगे और वहाँ पर व्यक्ति का अधिकार भी होगा। अब हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि समाज में संबंध, क्योंकि मनुष्य अपने आसपास बहुत सारे संबंधों को निर्मित करता है और संबंध बनाने का मुख्य कारण यही होता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की उनसे पूर्ति करता है। तो समाज के अंदर दो प्रकार के हमको संबंध दिखाई देते हैं। पहला होता है सरल संबंध और दूसरे होते हैं जटिल संबंध। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं वे सभी बड़े होते हैं। कई सामाजिक संगठन छोटे भी होते हैं और कई सामाजिक संगठन बड़े भी होते हैं। तो जो छोटे होते हैं वो सरल संबंध स्थापित करते हैं। इसको हम छोटे समूह लिख सकते हैं, छोटे समूह। छोटे समूह में जितने भी संबंध बनते हैं वे सारे के सारे सरल संबंध बनते हैं। और जटिल संबंध जितने भी बड़े समूह होंगे उनमें सभी जटिल संबंध हमको दिखाई देते। समाज को हम एक इकाई के रूप में मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये समाज है और इसको हम इकाई के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न संगठन काम करते हैं। अब विभिन्न संगठन कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे आर्थिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक, शैक्षणिक, और सामाजिक। इसके अंतर्गत परिवार आएगा। अब आप ये देखिए कि जितने भी संगठन होते हैं इन संगठनों में एकता का होना आवश्यक होता है। बिना एकता के, बिना अधिकार के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो जहाँ पर एकता होगी, जहाँ पर अधिकार होंगे, वहीं पर ही संगठन का निर्माण होता है। इन सभी के अंदर हम ये समझते हैं कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है और समझौता करने के कारण, या हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, वो उससे यूनिटी बनी रहती है क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना अति आवश्यक होगा। जब संगठन के जितने भी रूल्स रेगुलेशन का हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से एकता और यूनिटी बनी रहेगी। अब इसके बाद में आता है परिभाषा। परिभाषा अनेक समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे इसमें इलियट और मेरिल,
फिर है फेयरचाइल्ड, दुर्खिम, कूले, चार्ल्स कूले, इन्होंने सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि परिभाषाएं तो वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी होती हैं, इसलिए जो परिभाषा आपको सरल लगे वो परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं। पर जब इन सभी की परिभाषाओं को हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है, उसका जो कंक्लूजन ये निकलता है कि अंतःक्रिया के आवश्यक तत्व में एकीकरण होता है। अंतःक्रिया, अब ये उठता है प्रश्न कि अंतःक्रिया क्या है। अंतःक्रिया इंग्लिश के अंदर इंटरैक्शन कहेंगे। अंतःक्रिया के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी जरूरी तत्व होते हैं, उनमें यूनिटी होना जरूरी होता है। अब क्या होता है कि समाज में रहकर के मनुष्य एक दूसरे से अंतःक्रिया करे बिना नहीं रह सकता है। मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों से और दूसरों के द्वारा या दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति उसके माध्यम से होती है। अब जितने भी संगठन हैं वे सभी संगठन कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और उनके कारण समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहती है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर सभी जगह पर, चाहे नगर हो या गांव हो, सभी जगह पर पुलिस थाना होता है ना। तो पुलिस थाना एक छोटा सा संगठन है। अब कितनी भी बड़ी भीड़ हो या कितने भी दंगे हो या कुछ भी हो, एक छोटा सा पुलिस का जो संगठन होता है वो दंगा करने वालों की भीड़ को कंट्रोल कर लेता है। तो ये क्या हो गया, ये एक संगठन है और संगठन ने किसको, भीड़ को नियंत्रित किया है। तो ये जो एक दूसरे की आवश्यकताएं या समाज के अंदर एक व्यवस्थापन को बनाए रखने के लिए संगठन काम करता है। इसके बाद में आती है विशेषताएं। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक संगठन की विशेषताएं। पहला आता है निश्चित प्रयोजन। डेफिनेट पर्पस। किसी भी सामाजिक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है। समाज में शिक्षा देना, तो शिक्षा देने के लिए क्या है, स्कूल और कॉलेज है। उनका पर्पस ये है कि जो भी वहाँ एडमिशन लेंगे उन सभी को शिक्षा दी जाएगी। हेल्थ, या हम कहें कि स्वास्थ्य, उसके लिए हमारे समाज के अंदर अस्पताल बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पर्पस ये है कि वो वहाँ पर बीमार व्यक्ति अगर जाता है तो उसको वहाँ से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। ये जितने भी संगठन हैं, चाहे धार्मिक हों, चाहे राजनीतिक हों या पारिवारिक संगठन हो, ये सभी किसी न किसी पर्पस को पूरा करते हैं। हम ये कहें कि परिवार में क्या होता है, तो परिवार में आपको संस्कार प्राप्त होते हैं, आपके रीति रिवाज आपको प्राप्त होते हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये पारिवारिक संगठन आपको देता है। समाज कुछ दूसरी चीज़ें, हर दिन व्यक्ति कुछ न कुछ समाजीकरण के माध्यम से सीखता है। तो एक निश्चित पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पर्पस के स्थापित नहीं होती है। दूसरा कैरेक्टर होता है प्रकार्यात्मक, या हम इसको इंग्लिश में कहेंगे फंक्शनैलिटी। प्रकार्य, चूंकि पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया प्रकार्य क्या होता है, किसी भी संगठन का या किसी भी संगठन के द्वारा वो सारी सुविधाएं प्रदान करना जिसके माध्यम से सदस्य अपने अचीवमेंट को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अगर मान लीजिए कि कोई भी संगठन वो सारा एनवायरनमेंट
नहीं बना पाता है या नहीं दे पाता है तो उसके जो मेंबर है वो काम कैसे करेंगे। मान लीजिए एक बैंक है तो बैंक के अंदर सारी सुविधाएं नहीं होगी तो व्यक्ति वहाँ पर काम कैसे करेगा। स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर अगर सारी सुविधाएं नहीं होगी तो व्यक्ति काम कैसे करेगा। यदि कोई फैक्ट्री है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है जो कि प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है तो वहाँ पर वो प्रोडक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन या प्रकार्यात्मक वो सारी सुविधा प्रदान करता है जिससे कि उसके व्यक्ति कार्य कर सके और उस स्थिति में पहुँच सके कि वहाँ से वो कोई न कोई प्रोडक्ट उत्पन्न कर पाए या अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाए। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर अंतःक्रिया या इंटरैक्शन। अंतःक्रिया के बिना कोई भी संगठन पूरा नहीं हो सकता है। किसी भी सामाजिक संगठन को पूरा करने के लिए उसके यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका स्टेटस और रोल अलग अलग होता है और जो स्टेटस या रोल होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अंतःक्रिया करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, अपने पद पर रहते हुए अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं तो संगठन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा या संगठन कमज़ोर पड़ जाएगा। तो सामाजिक संगठन के अंदर ये बात बहुत आवश्यक होती है कि व्यक्ति अपने भूमिका और पद का अवश्य ध्यान रखे। अगर वो अपने पद पर रहते हुए कोई गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है तो निश्चित रूप से वो संगठन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। अब है नंबर 4, समाज में संतुलन की स्थापना। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअलिज्म। अब क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ देखें कि समाज के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, उन सभी संगठनों के ऊपर जो नियंत्रण रखा जाता है वो हमारे कानूनों के द्वारा रखा जाता है, परंतु इंडिविजुअल किसी एक संगठन के ऊपर स्वयं के भी नियम लागू होते हैं। इसके खुद के भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसके खुद के भी नियम होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि कॉलेज। अब कॉलेज है, चूँकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए आप जल्दी से समझ जाएंगे कि कॉलेज का एक रूल्स रेगुलेशन होता है। अगर आपकी क्लास 10:40 की है तो आप उसी समय क्लास के अंदर पहुंचते हैं। अगर आप लेट जाते हैं तो आपके टीचर आपको नाराज़ होंगे। आपकी जिस दिन एग्ज़ाम होने वाली है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा आप कॉपी किताब लेकर के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, अगर बैठते हैं तो आपकी केस बन जाता है, UFM बन जाता है, आपको वहाँ से एग्ज़ाम से निकाल दिया जाता है। तो ये जो संगठन है इसके इंडिविजुअल भी उसके स्वयं के भी नियम होते हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग वो चलता है। और मान लीजिए कि कॉलेज के अंदर अचानक लड़ाई झगड़े हो जाएं या कोई दंगे हो जाएं या किसी प्रकार का आंदोलन छात्र कर देते हैं तो फिर ये नियम काम नहीं करते हैं। उसके लिए फिर कॉलेज प्रशासन किसको बुलाता है? पुलिस को बुलाता है। ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे समाज के ऊपर कार्य करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे के ऊपर केस हो जाता है तो फिर उसको कहाँ पर? न्यायालय में भेजा जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे समाज के अंदर हमको दिखाई देती हैं। तो ये इंडिविजुअल जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो संगठन पे काम करते हैं, और यदि कोई मान लीजिए कोई बड़ा इस प्रकार से उपद्रव हो जाता है या कोई संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तब फिर हम पुलिस और न्यायालय जैसे संगठन के ऊपर पूरा समाज निर्भर रहता है। इसके बाद आता है नंबर 5,
परिवर्तनशीलता। म्यूटेबिलिटी। अब एक चीज़ ये जानने वाली होना चाहिए कि किसी भी चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर समाज में रहने वाले मनुष्य हों, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन का नियम है। जब जब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा बीज लगाया है तो वो धीरे धीरे एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होकर के और प्रौढ़ और वृद्ध भी हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन के अंदर परिवर्तन का होना अति आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि परिवर्तन नहीं होता है और परिवर्तन के साथ साथ वो अपने आप को नहीं बदलता है तो एक दिन वो संगठन खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं और आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव भी बदलता है। तो बढ़ती हुई आवश्यकताओं को परिवर्तन के साथ में हम देखते हैं। अगर हम आज से 10 साल पहले देखें तो लोगों को इतनी ज़्यादा मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी और आज हम देखते हैं तो व्यक्ति बिना मोबाइल के रह नहीं सकता है। आज हम देखते हैं एक चीज़ और कि हमारे यहाँ पर जो कोविड-19 जैसी बीमारी आई है, इस बीमारी के अंदर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से हम लोगों ने की। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल के माध्यम से पूर्ति की है। हमें कोई सामान मंगाना होता था तो हम ऑनलाइन उसको ऑर्डर करते थे और हमारे पास में घर में वो वस्तु हो जाती थी। अगर यही चीज़ हम आज से 10 साल पहले देखें तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं प्राप्त होती थी। आज हम घर बैठे हुए पैसा भी एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को सामान भेज सकते हैं। तो परिवर्तन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और जो बदलाव आता है वो एक नया प्रोडक्ट लेके आता है, नई वस्तु उत्पन्न करता है। तो इसलिए सामाजिक संगठन के जितने भी हमारे समाज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है वे सब ये ध्यान में रख करके अपने आप को बदलते भी रहते हैं। इसके बाद है नंबर 6, नया विघटन की स्थिति। डिसऑर्गेनाइजेशन, हम इसको कह सकते हैं कंडीशन ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम एक यूनिटी की बात करते हैं कि समाज के अंदर जितने संगठन हैं उनके अंदर एकता जरूरी है, तभी वो संगठन रन करता है, वो तभी वो संगठन आगे की ओर बढ़ता है। पर आप ये मान करके चलिए कि उस संगठन में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो संगठन के नियमों का पालन करें, कोई आवश्यक नहीं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि नियमों को तोड़ते हैं, जो कि नियमों को नहीं मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हम सड़क के ऊपर जा रहे हैं और हमें सबको पता है कि रेड लाइट के ऊपर हमको रुकना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रेड लाइट पे नहीं रुकते हैं और क्रॉस करके चले जाते हैं। सारे लोग रेड लाइट पर रुके हुए हैं, उसमें से 2-3 लोग आए और वो निकल जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति उस नियम का पालन करें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो शिक्षा का हो, राजनीति का हो या स्वास्थ्य का हो, आर्थिक हो, इनके अंदर कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कि नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि संगठन काम नहीं करते हैं। कुछ लोगों के कारण ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे लोग नियम तोड़ देते हैं। अधिकांश लोग नियमों का पालन करते हैं और संगठन सुचारू रूप से काम करता है। अब ये भी देखने वाली बात होती है कि संगठन एक अकेली यूनिट नहीं है, समाज के अंदर बहुत सारे संगठन होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अब इसके बाद में आता है प्रकार, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स।
ये दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये दोनों ही प्रकार, ये दोनों ही सामाजिक संगठन के प्रकार हैं। अब दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। अगर हम औपचारिक संगठन को देखते हैं तो इनका उद्देश्य निश्चित होता है। किस प्रकार से निश्चित उद्देश्य होता है? मान लीजिए कि हम एक देखते हैं, एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, तो वो कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कपड़ा बनाना, अच्छा प्रोडक्ट समाज को प्रदान करना। अब इसमें भी बहुत तरह के लोग होते हैं या बहुत तरह की कंपनियां होती हैं जो अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाती है। कोई खादी का बनाती है, कोई टर्लिन बनाती है, कोई जीन्स बनाती है। इस तरह से अलग अलग तरह के कपड़े बनाने का, पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कपड़ा बनाना। अब ये व्यक्ति जो वहाँ पर काम करते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग पद और भूमिका पर होते हैं। पद पर होते हैं, उनकी भूमिका अलग होती है। वो क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनको वहाँ से सैलरी प्राप्त होती है। जिस भी कंपनी या जिस भी संगठन में काम करते हैं, उस संगठन के अंदर उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर नगर निगम है, तो नगर निगम है तो उसके अंदर सबसे बड़ा पद होता है महापौर का। उसके बाद उसके नीचे की तरफ बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर उनका एक पद है, उसकी भूमिका है, वहाँ पर उनको तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दी जाती है, एक सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता है। और इस संगठन के अंदर भी श्रम विभाजन होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है, व्यक्ति के विशेषीकरण के आधार पर होता है। इसको हम एक से भी देख सकते हैं कि एक कंपनी है, उस एक कंपनी के अंदर मान लो कि एक मोबाइल कंपनी है। अब मोबाइल कंपनी है तो एक मोबाइल कंपनी पूरे के पूरे पार्ट्स नहीं बनाती है, अलग अलग कंपनियों के द्वारा वो पार्ट्स बनाए जाते हैं, फिर उनको असेंबल किया जाता है, उनको सबको इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर निश्चित उद्देश्य है। कोई ने कवर बनाया है, किसी ने सिम बनाई है, किसी ने अंदर की बैटरी बनाई है, उन सबको बाद में असेंबल किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग पद हो गए, यहाँ भूमिका हो गई, सबकी सैलरी भी डिफरेंट होगी, सबका काम अलग होगा। यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, कोई कंप्यूटर साइंस वाला है, कोई अलग तरह का काम जानने वाला। तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। और भी हम इसके अंदर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए आर्थिक, अब जितने भी हमारे आर्थिक रूप से काम करने वाले संगठन हैं, उसको सबको हम फैक्ट्री में ले सकते हैं या कंपनियों में ले सकते हैं। फिर जितने भी हमारे स्टेट हैं उसके अंदर राजनीति, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, ये सब राजनीति हम इसके अंदर देखते हैं। फिर जितने बैंक हैं वो वाणिज्यिक के अंदर आते हैं। जितने मंदिर जैसे संगठन हैं
वो सब धार्मिक संगठन कहलाते हैं। और अब हमारा बच जाता है एजुकेशन, कॉलेज, स्कूल, ये शैक्षणिक संगठन कहलाते हैं। ये सारे संगठन हैं, इनको हम औपचारिक संगठन के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही संगठन है, बहुत सारे संगठन है इसके अतिरिक्त भी, वे सभी औपचारिक संगठन के अंदर काम करते हैं। इनको हम औपचारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार से निकल करके यहाँ पर काम करता है, वो संगठन में काम करता है, परंतु उस संगठन का लाभ हमारे समाज को, हमारे देश को प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको औपचारिक संगठन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे रक्त संबंधी नहीं है, यहाँ पर हमारे फॉर्मल रिलेशन होते हैं, जिनसे हम कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए उनके साथ में हम काम करते हैं। इसके बाद आता है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन, अब ये देखिए इसके अंदर एक चीज और है, औपचारिक संगठन का क्या मैंने पहले भी बताया था, आकार में बड़े होते हैं और ये आकार में छोटे होते हैं। अब ये आकार में छोटे क्योंकि यहाँ पर औपचारिकता नहीं होती है, ये केवल भावनाओं पर निर्भर करते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पद, भूमिका नहीं होती। परंतु सम्मान जरूर होता है। अब इसके अंदर हम किसको रख सकते हैं? उदाहरण के लिए यहाँ पर हो गए परिवार, दोस्त, पड़ोस, मित्र मंडली, सहकर्मी। ये सारे हम औपचारिक संगठन के रूप में देखते हैं। अब आता है सामाजिक संगठन की प्रक्रियाएं। प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या काम करती हैं? जितने भी सामाजिक संगठन की जो प्रक्रियाएं हैं, ये हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति। क्योंकि हम किसी से भी प्रश्न करें कि आपका संगठन क्या काम करता है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो समाज की आवश्यकताओं को देख करके ही बनाता है। कोई प्लास्टिक के सामान बनाता है, तो कोई कांच के बर्तन बनाता है, तो कोई स्टील के बर्तन बनाता है, कोई कपड़े बनाता है, तो कोई फूड प्रोडक्ट कि कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई दवाइयाँ, ये सारे संगठन अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं और ये संगठन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नंबर 2, ये संगठन अपने सदस्यों के ऊपर या उनके व्यवहारों के ऊपर नियंत्रण रखने का भी काम करते हैं। अब जो संगठन में काम कर रहे हैं वो तो उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, परंतु जो दूसरे संगठन हमारे यहाँ पर कानून है, हमारे यहाँ प्रथा परंपराएं हैं जो कि परिवार के अंदर होती, तो परिवार भी एक तरह से नियंत्रण का कार्य करता है। कानून है वो पूरे समाज के ऊपर और दूसरे जितनी इकाइयाँ हैं, जितने संगठन हैं, उनके ऊपर नियंत्रण का कार्य करता है। इसके अलावा संगठन हमेशा प्रगति की ही बात सोचता है,
तो उन्नति और विकास का क्रम इसके द्वारा बना रहता है। जितने भी समाज के अंदर संगठन पाए जाते हैं वे सदैव समाज की उन्नति और एक प्रोग्रेस का काम करते हैं, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है। अगर ये कंटिन्यू नहीं चलेगा तो वो संगठन समाप्त हो जाएगा, कोई दूसरा संगठन उसका स्थान ले लेगा, पर इसका काम हमेशा रुकता नहीं है, वो काम चलता रहता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि पुराने व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं, तो जो पुराने हैं वो चले जाएंगे तो नए व्यक्ति जुड़ जाएंगे। अब इस जितने संगठन होते हैं जो उनकी प्रोसेस होती है उसमें अंतःक्रिया का होना अति आवश्यक है। इंटरेक्शन के बिना कोई भी संगठन काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो है अंतःक्रियाएं अगर हम उसको देखते हैं तो ये क्या है? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, ये सब सामाजिक संगठन को अनुकूलन बनाने के लिए निरंतर होने वाली प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब सहयोग किसको कहेंगे? सहयोग एक दूसरे का ध्यान रख करके और कार्य करना सहयोग कहलाता है। इन सब की परिभाषाएं आप लोग किताब में से देख लेना। प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग हमको परिवार में देखने को मिलता है। द्वितीयक सहयोग जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर रोगी को सहयोग करता है, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसको कोई रोग हो तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करता है। रेल जैसी संगठन है तो उसके अंदर हम जब यात्रा करते हैं तो एक तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन हमको यात्रा करवाता है। और तृतीयक है जब संघर्ष होता है, जब दो गुटों के अंदर संघर्ष होता है तो एक गुट एक होता है और दूसरा दो होता है, पर जब ये बीच की प्रक्रिया होती है तो ये व्यवस्था कहलाती है। ये जो तीसरा हमारे सामने जो संगठन या सहयोग उत्पन्न होता है वो व्यवस्था का उत्पन्न होता है। अब व्यवस्थापन हम किसको कहते हैं? जब दो पक्षों में संघर्ष समाप्त हो जाए, मान लीजिए कि दो गुटों के अंदर संघर्ष हुआ और समाप्त हो जाता है तो वो स्थिति व्यवस्थापन कहलाती है। सात्मीकरण या एसिमिलेशन हम उसको कहते हैं जब कई बार दो समूह या दो संस्कृतियां एक साथ कई वर्षों तक साथ में रहती है, कई सालों तक साथ में रहती है, और साथ में रहने के बाद हम ये पहचान नहीं पाते कि कौन सी संस्कृति कौन सी है। अलग अलग हम उनको नहीं कर पाते क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में इस प्रकार घुल मिल जाती है कि अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो वो स्थिति एसिमिलेशन या सात्मीकरण कहलाती है। अब है अनुकूलन। अनुकूलन सभी के साथ में करना आवश्यक होता है। व्यक्ति को पर्यावरण के साथ में अनुकूलन करना होता है। जो लोग गर्म देश में रहते हैं, ठंडे देश में रहते हैं, समशीतोष्ण में रहते हैं, वो पर्यावरण के साथ में भी एडजस्टमेंट करते हैं। फिर व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जहाँ भी कार्य करता है वो वहाँ भी एडजस्ट करता है, और समाज में यूनिटी बनाए रखने के लिए भी अनुकूलन करना बहुत आवश्यक होता है। फिर है समायोजन। जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के साथ में रह कर के और अपने आप को सरवाइव करना समायोजन होगा। शारीरिक रूप से व्यक्ति अगर निर्बल भी होगा, कमज़ोर होगा, तो उसको समाज में रहने के लिए अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा। कई बार जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर होते हैं, हम मानते हैं चिंताएं होती हैं, कुंठा होती है, और भी कई सारी हमारे सामने समस्याएं होती, उन समस्याओं के साथ में रह कर के व्यक्ति को काम करना पड़ता है। मान लो किसी व्यक्ति
का ऑपरेशन होने वाला है तो उसको चिंता रहती है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है। कई व्यक्तियों को परिवार की चिंता रहती है, नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं होगी तो क्या होगा। तो ये मनोवैज्ञानिक है। सामाजिक समाज में रहने के लिए एडजस्टमेंट करना, सामाजिक जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं के साथ में अपने आप को निरंतर प्रवाह के रूप में, गति के रूप में बना करके रखना, ये हमारा उद्देश्य होता है।